हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट बायोट-सैवर्ट लॉ के बारे में। देखेंगे कि हम कैसे एक करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग बायोट-सैवर्ट लॉ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल मैग्नेटिक फील्ड दैट वी नो आर ड्यू टू करंट्स और मूविंग चार्जेस एंड ड्यू टू इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ पार्टिकल। तो जितना भी जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो सोर्स है वो क्या है, करंट ही है ना। ऑल्सर एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि करंट प्रोड्यूसर्स मैग्नेटिक फील्ड। साथ ही साथ जो भी मैग्नेटिज्म हम देखेंगे उसका जो सोर्स होगा वो करंट होगा या फिर मूविंग चार्जेस जो क्या कर रहे हैं, जो जैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उससे भी क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। तो वही है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसे अगले चैप्टर में और डिटेल में देखेंगे इस पार्ट को। तो कहने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है, मैग्नेटिज्म का जो सोर्स है वो करंट ही है, मूविंग चार्जेस ही है। ठीक है, हियर वी शैल स्टडी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा उसको ही हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, फिगर 4.9 शोज अ फाइनाइट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग करंट आई। ओके, तो हमारे पास एक फिगर है जहाँ पर एक करंट एलिमेंट है, एक कंडक्टर है, एक्स वाई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई कंडक्टर आपको दिख रहा है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, कंसीडर एन इनफाइनाइसिमल एलिमेंट डी एल ऑफ द कंडक्टर है। तो एक बहुत छोटा एलिमेंट हमने इस करंट कंडक्टर का, करंट कैरिंग कंडक्टर का बहुत छोटा एलिमेंट कंसीडर किया डी एल। ठीक है, और देखो एक बात ध्यान रखना कि जो करंट एलिमेंट हमने कंसीडर किया क्या होगा, ये वेक्टर होगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस पॉइंट पे, उस स्मॉल लेंथ पे है ना, बहुत स्मॉल जो लेंथ ली हमने उस पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओके, नाउ consider an infinitesimal element dl of the conductor. The magnetic field dB due to this element is to be determined at a point p which is at distance r from it. ठीक है, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से, इस छोटे करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस p पॉइंट पे है ना, ये ध्यान रखना, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से एक p पॉइंट पे मतलब r डिस्टेंस पे कितना होगा, है ना, इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना होगा जो r डिस्टेंस पे है। तो दिस स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड विल बी, इसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये बायोट-सैवर्ट लॉ से हम डिटरमाइन करेंगे। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डी एल एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। ओके, तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर क्या है, यहाँ से ओके, इस पॉइंट से करंट एलिमेंट से इस पॉइंट तक जहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और जो डी एल क्या था, डी एल हमारा करंट एलिमेंट था, उसके बीच में कितना एंगल है, उसके बीच में एंगल हमारा थीटा एंगल है। ठीक है, उसके बीच में एंगल थीटा एंगल, थीटा एंगल किसके बीच में, डी एल और आर के बीच में। ओके, नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पी पॉइंट पे वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा पहला फैक्टर अकॉर्डिंग टू बायोट-सैवर्ट लॉ, करंट, करंट के मैग्नीट्यूड पे, कितना करंट फ्लो कर रहा है। हाई करंट फ्लो करेगा, हाई मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा होगी इस पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है जो दूसरा फैक्टर पे डिपेंड करेगा वो है द एलिमेंट डी एल, इस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, कितना करंट एलिमेंट की लेंथ है। ठीक है, इस लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर। ठीक है, इस पे तो प्रोपोर्शनल है, मतलब ये लेंथ करंट एलिमेंट या करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ये लेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, प्रोपोर्शनल है। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, ठीक है, पी पॉइंट को अगर सपोज इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही 1/r² टाइम्स, है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में था, डिस्टेंस बढ़ने के साथ डिक्रीज होगी 1/r² टाइम, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद देखो, नाउ इट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर। ओके, अब ये थोड़ा सा डायरेक्शन के ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, डी एल हमारा ये लेंथ है ना, अलॉन्ग दिस, इस पॉइंट पे जो हमारी लेंथ है उस पर करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट एलिमेंट। ओके, और जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, इन दोनों वेक्टर्स को जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर, है ना, जो क्रॉस प्रोडक्ट में हम जनरली देखते हैं कि इन दोनों जो वेक्टर है
जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर, तो हम कैसे निकालेंगे इसे, राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो DL से R क्या करो, अपने हैंड को, राइट हैंड को क्या करोगे आप, DL से R में, DL से ये DL ये है, यहाँ से यहाँ पर फिंगर को कर्ल करना, ठीक है। जब आप फिंगर को कर्ल करोगे इस डायरेक्शन में राइट हैंड को, ठीक है, तो देखोगे आप क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ हम पॉइंट करेगा, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो डाउनवर्ड्स है, इनसाइड द पेपर है, ठीक है, इनसाइड द पेपर है। पाम रूल से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी, इन दोनों के ही वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। Thus in vector notation dB is proportional to I dl क्रॉस r डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक है। अब r क्यूब कैसा है, देखो एक जो चीज़ रह गई वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आगे मेंशन किया है, थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। और थीटा क्या था, एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको ये सेपरेट करती है, अभी डिफरेंसेस में देखेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट एलिमेंट की वजह से वो एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं था, क्योंकि अभी कंपैरिजन पे देखेंगे हम इसका, ठीक है। तो देखो जो dB था हमारा, ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर बस सिंपल मैं मैग्नीट्यूड में देखूँ, स्केलर फॉर्म में देखूँ, I dl साइन थीटा, या साइन थीटा भी आएगा, ठीक है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, आर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, आर को ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा, देखो dB प्रोपोर्शनल टू I dl r साइन थीटा, और dl r साइन थीटा को लिख सकता हूँ मैं I dl क्रॉस r, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, और ये r क्यूब। तो इस तरह से आया वेक्टर फॉर्म में, ओके। एंड जब प्रोपोर्शनल को रिमूव करूँगा, जब प्रोपोर्शनल को रिमूव करता हूँ मैं, तो एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट 4 पाई। तो इस म्यू नॉट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। तो जो देखो, जैसे कि हमने देखा था परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या था, मीडियम की परमिटिविटी, जो फोर्स लग रहा है तो चार्जेस के बीच में, तो जो मीडियम है उसको कितना इफेक्ट कर रहा है, कितना रिड्यूस कर दे रहा है उस फोर्स को, ठीक है, मीडियम, वो था परमिटिविटी। परमिएबिलिटी कितना है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कितना ये क्या कर रहा है, मीडियम कितना अलाउ कर रहा है बेसिकली, है ना। तो कितना इफेक्ट डाल रहा है मीडियम, ये फैक्टर कौन डिटरमाइन करता है, परमिएबिलिटी डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड कर रही है, फाइनली देख लेते हैं। ये डिपेंड कर रही है करंट पे, करंट एलिमेंट पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे डिपेंड कर रही है, कितना डिस्टेंस पे बेसिकली, है ना, और किस पे डिपेंड कर रही है, और एंगल पे भी डिपेंड कर रही है, उस एंगल रिलेशन अभी देखेंगे हम। और चौथी चीज़ मीडियम पे, मीडियम कितना, मीडियम पे भी इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मीडियम इफेक्ट डालेगा, ठीक है। अलग अलग मीडियम में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफरेंट होगी, ओके। नाउ द अबव एक्सप्रेशन होल्ड व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम, और ये म्यू नॉट है, तो यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, म्यू नॉट है तो वैक्यूम की बात कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज इतना, और मैग्नीट्यूड देखो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ओके। वेयर वी हैव यूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इक्वेशन 4.11a कंस्टिट्यूट आवर बेसिक इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन ऐसा यूनिट हैज़ द एग्जैक्ट वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की कितनी है, 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। आगे इसका डेरिवेशन देखेंगे कि कैसे ये यूनिट आई, ओके। वी कॉल्ड द परमिएबिलिटी म्यू नॉट द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नाउ द बायोट-सावर्ट लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड हैज सर्टेन सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेज विद द कूलम लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ओके। तो ये कंपैरिजन दिया बायोट-सावर्ट लॉ का और कूलम लॉ का। कूलम लॉ क्या था, कूलम लॉ क्या देता था, चार्जेस के बीच में, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उसके बारे में कूलम लॉ से हम डिटरमाइन करते थे। बायोट-सावर्ट लॉ से क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट की वजह से कितनी है एक पॉइंट पे, जो r डिस्टेंस पे है, वो उससे हम बायोट-सावर्ट लॉ से डिटरमाइन कर रहे हैं। इनमें हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखते हैं वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है बोथ आर लॉन्ग रेंज सिंस बोथ डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों ही बायोट-सावर्ट लॉ और कूलम लॉ क्या होगा, दोनों ही जो फोर्सेज है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों ही क्या है, इन्वर्स स्क्वायर रिलेशन को फॉलो करते हैं, मतलब 1/r स्क्वायर टाइम्स इन्वर्सली जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर पे इन्वर्सली डिपेंड करते हैं, ठीक है। और लॉन्ग रेंज है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग तक ये इफेक्ट डालेगा फोर्स, ओके। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई टू बोथ फील्ड, ठीक है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने देखा था कि
एक चार्ज दूसरा चार्ज के प्रेजेंट में पहले दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, और इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखते हैं फिर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय अ स्केलर सोर्स नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय अ वेक्टर सोर्स। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो किससे प्रोड्यूस हो रही है, स्केलर सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है ना। चार्ज क्या है, स्केलर है, और जो करंट एलिमेंट है ये वेक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट वेक्टर से प्रोड्यूस, वेक्टर सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही वेक्टर है। ओके, वेक्टर फील्ड है, बट दोनों का जो सोर्स है स्केलर और वेक्टर सोर्स है। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ज्वाइनिंग द सोर्स एंड द पॉइंट, फील्ड पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या था, देखो प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर इस पॉइंट पे अगर मैं क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रोसिटी फील्ड निकाल रहा हूँ, तो वो क्या होगा, दिस विल बी अलोंग दिस लाइन, है ना, अलोंग दिस, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अलोंग होगा जो फोर्स लगेगा। अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रख देता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में जैसे अभी मैंने करंट एलिमेंट से निकाला मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे, तो वहाँ पर क्या है, वो उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, थीटा एंगल पे भी डिपेंड, दोनों के बीच में एंगल पे भी वो डिपेंड करेगा, तो परपेंडिकुलर है, ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन द बायोट-सावर्ट लॉ विच इज नॉट प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में कोई एंगल डिपेंड थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा था, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और जो चार्ज, तो क्योंकि क्या है, चार्ज तो हमारे पास क्या था, एक पॉइंट चार्ज है, तो उस पर तो कुछ ऐसी बात हो नहीं सकती। और लेकिन इसमें क्या है, करंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है इस पर भी डिपेंड कर रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नाउ इन फिगर 4.9 द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ डी एल इज ज़ीरो। ओके, और देखो अगर इसमें देखें हम, तो अगर डीएल की डायरेक्शन में, अगर क्या फाइंड आउट करते हैं, डीएल के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं अलोंग दिस, तो थीटा उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। डीएल और अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो थीटा जीरो हो गया, और साइन जीरो कितना होता है, इज जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस करंट एलिमेंट कितना होगा, जीरो होगा। ओके, यही बात को यहाँ एक्सप्लेन किया। ओके, थीटा रिलेशन है इसमें, ओके, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में नहीं है। ओके, now there is an interesting relation between mu naught, the permittivity of free space mu naught, and epsilon naught, and mu naught, the permeability of free space, and c the speed of light। तो epsilon naught, म्यू नॉट और सी में रिलेशन है, एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने वीडियोस बनाई है उसकी, तो देखना आप रिलेशन कैसे मैक्सवेल ने इन पे वर्क किया, और देखा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रिलेशन यहीं से आएगा, लाइट से रिलेशन, स्पीड ऑफ लाइट से इसका रिलेशन है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/c² आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों में ये रिलेशन है। ठीक है, चैप्टर 8 में इसके डिटेल में इसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ओके, सिंस द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट, द प्रोडक्ट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज फिक्स इन मैग्नीट्यूड। क्योंकि देखो ये रिलेशन आ गया जब हम इसको मैथमेटिकली करते हैं। ओके, और क्योंकि सी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, c² भी कांस्टेंट है, तो ये जो रेशो है ना, ये इनका जो प्रोडक्ट है इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। ओके, चूजिंग द वैल्यू ऑफ आइदर एप्सिलॉन और म्यू नॉट फिक्सेस द वैल्यू ऑफ द अदर इन ऐसा यूनिट म्यू नॉट इज फिक्स टू बी इक्वल टू द 4.4 पाई इंटू 10⁻⁷ इन मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है, तो मैंने ट्राई किया बायोट-सावर्ट लॉ को आपको समझाने का, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। ठीक है, ट्राई किया है कि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई मिस्टेक हुई है मेरे एक्सप्लेनेशन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके और लोग कोई गलत ना पड़े। ठीक है, और लाइक शेयर कर देना वीडियो को। ठीक है, बहुत एफर्ट लगती है वीडियो बनाने में, ट्राई करता हूँ मैं जितना इसमें मिस्टेक अवॉइड कर सकूँ, जितना इस पर प्रायर इसके पढ़ सकूँ, ताकि इसको मैं बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके, एंड थैंक यू गाइस।